तो अब तक हमने समझा कि हर व्यक्ति के डेवलपमेंटल गोल्स अलग होते हैं और कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम का यूज किया जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर किसी देश की इनकम ज्यादा हो तो क्या वह हर मामले में ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कही जा सकती है? सोचिए, क्या इंडिया में सभी जो इंडिया के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं वह इंडिया से आगे हैं या पीछे? और क्या आज का डेवलपमेंट कल की पीढ़ियों के लिए खतरा बन सकता है? ये भी एक सोचने की बात है। चलिए डेवलपमेंटल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं हम, जिसमें आता है कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, HDI ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब हम शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं और समझते हैं कि डेवलपमेंटल चैप्टर में इस टेबल का क्या अर्थ है, इसे क्यों दिया गया है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यह टेबल कहता क्या है। इस टेबल में डाटा है, डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज फॉर 2023 2023 का ये डाटा है, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 यूएनडीपी न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। ये हर साल जारी होता है। अभी हम इसमें 2023 का पढ़ेंगे, 25 में जारी हुआ है, लेटेस्ट है ये, इसको हम पहले देखते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो पहले इस डाटा को देखने के पहले हम देख लेते हैं कि ये HDI और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, GNI, ये सब क्या चीज है। यहाँ आप देख सकते हैं HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI ranks in above table are out of 193 countries in all। ये जो रैंकिंग होती है लगभग 193 देशों के यानी 193 कंट्रीज के बीच होती है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ डिनोट्स क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ क्या डिनोट करता है, ये है क्या चीज। तो जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब कि एक इंसान जब जन्म लेता है तो कितने साल तक जी सकता है, उसको हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितने साल जी सकता है। जो जन्म लिया 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और किसी देश के लिए हम उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं कि कोई 100 साल जिएगा ही जिएगा या कोई 80 साल जीता है, नहीं, हो सकता है वो कोई 20-25 साल ही जीता है, कोई 5 साल ही जीता है, कोई 1 साल भी नहीं जीता है, कोई 100 साल से ज्यादा भी जीता है। तो इसका हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, जो एक देश, एक कंट्री का एवरेज निकल के आता है। उसके बाद हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स। ये जो आप पर कैपिटा इनकम यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है। इट इज ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। ये इस हिसाब से किया जाता है कि किसी भी देश में उस $1 में हम सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस खरीद सके, ले सके। तो अब आइए हम इस डाटा को एक बार चेक करते हैं ये कहता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी कंट्रीज हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश है। अब इन एशियन कंट्रीज में आप देखिए, श्रीलंका के जो लोग हैं, जो श्रीलंका कंट्री है, वहां की पर कैपिटा इनकम, क्रॉस नेशनल इनकम भी जिसे हम कह सकते हैं, है 12,616 रुपीज। इंडिया का कितना है? 9,047। इंडिया से ज्यादा
यहाँ श्रीलंका का है, आप देख रहे हैं। उसके बाद है म्यांमार 4919, लगभग लगभग इंडिया से 4000 रुपए कम। पाकिस्तान में 5501, यह सारी चीजें डॉलर्स में, यानी 12,616 श्रीलंका, इंडिया 9,047 म्यांमार 4,919 पाकिस्तान 5,501 नेपाल 4,726 और बांग्लादेश 8,498। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा श्रीलंका में पर कैपिटा इनकम है, वहां से लगभग $3,500 इंडिया में कम है, इंडिया सेकंड पे है। उसके बाद वैसे ही घट रहा है, इंडिया सेकंड है इन नेबरिंग कंट्रीज में, श्रीलंका हम सबसे आगे है। अब हम देख लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इन देशों में। श्रीलंका में 77.5% है, इंडिया में 72 है। परसेंटेज छोड़िए, इसे 100 साल के बीच में निकाला गया, ये समझिए जब बच्चा जन्म लिया उसी समय के हिसाब से। 77.5 ईयर्स यानी लगभग 77 साल एक इंसान श्रीलंका में जीता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्ट की जाती है। इंडिया में वो 72 है, म्यांमार में 66.9 है, पाकिस्तान में 67.6 है, नेपाल में 70.4 है, बांग्लादेश में 74.7 है। यानी इनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बांग्लादेश हमसे पीछे थर्ड नंबर पे है पर कैपिटा इनकम में, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो इंडिया से आगे है और सेकंड नंबर पे यहाँ इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। अब हम देख लेते हैं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल इज 25 एंड अबव। 25 साल और 25 साल से ऊपर के लोग कितने सालों तक स्कूलिंग कॉलेज किए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। श्रीलंका के लोग 10.8 सबसे ज्यादा, यानी 10 साल 8 महीने के आसपास। इंडिया 6.9 यानी कि 6 साल 9 महीने। म्यांमार 6.4 6 साल 4 महीने। पाकिस्तान 4.3 यानी 4 साल 3 महीने। नेपाल 4.5 यानी 4 साल 5 महीने। बांग्लादेश 6.8। इसमें भी यह पता चलता है कि एक मामले में यहां भी इंडिया बांग्लादेश से आगे है, लेकिन यहां भी श्रीलंका से पीछे है, ओवरऑल सेकंड पोजीशन पे है और 6.8 है। बांग्लादेश का लोग मतलब इतना साल तक पढ़ रहा है, 25 साल से आसपास का लोग या 25 साल के ऊपर का लोग, लेकिन इंडिया में 6.9 है, यानी इंडिया में एक महीने ज्यादा एवरेज निकल के आता है, मीन निकल के आता है। तो इसलिए इंडिया में लोग बांग्लादेश से एक महीने ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे इस मामले में आ जाता है। लेकिन अब हम देख लेते हैं HDI रैंक क्या हो रहा है। श्रीलंका 89th पोजीशन पे, हमसे बहुत आगे है। इंडिया 130th पोजीशन पे, म्यांमार 150th, पाकिस्तान 168, नेपाल 145 एंड बांग्लादेश हमारे साथ है एट 130। यानी इंडिया और बांग्लादेश दोनों 130वें पोजीशन पे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा है, तो इस वजह से मीन ईयर और पर कैपिटा इनकम में पीछे होने के बाद भी उनकी रैंकिंग हमसे ज्यादा हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इसका अगला स्लाइड, इसमें और क्या क्या आता है। ये टेबल आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे HDI है क्या, उसे कौन बनाता है और उसमें क्या क्या आता है, इसके पब्लिशर कौन है। ये पब्लिश होता है UNDP, पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम एक वो पब्लिश करती है, UNDP बॉडी है वो पब्लिश करती है इसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। व्हाई इट इज बेटर, ये
अच्छा क्यों है, पर कैपिटा इनकम और ये सब जो हम निकाल के सिर्फ जज कर ले उससे। Unlike the World Bank, UNDP compares countries based on वर्ल्ड बैंक जो कंपैरिजन करता है उसकी तुलना में यूएनडीपी एजुकेशनल लेवल पे आप लोगों ने देखा हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। पिछले टेबल में आप लोगों ने देखा एजुकेशनल लेवल पे कैसे कि 25 साल और उससे ज्यादा के लोग कितने सालों तक स्कूलिंग और कॉलेजेस किए हैं, ये उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। हेल्थ स्टेटस हम ऐसे देख लेते हैं कि कौन कितना साल जी रहा है। पर कैपिटा इनकम आपने देखा, समझ ही रहा है। इन सभी 3 लेवल पे जज किया जाता है किसी एक कंट्री को, इसलिए यह ज्यादा बेटर है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से। अब देख लेते हैं कि पैरामीटर्स जो थे छोटे से पहले भी आपने देखा, एक बार और देख लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यह हेल्थ को इंडिकेट करता है, हेल्थ सेक्टर को किसी देश की, उसका हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा है, वहाँ के लोग कितने हेल्दी, उनके जीवन कितना साल वो जीते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है हेल्थ स्टेटस। अब हम देख लेते हैं एजुकेशनल स्टेटस, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और स्कूलिंग ईयर्स, एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय पीपल, एक इंसान या एक उस देश के लोग कितने सालों तक एजुकेशन ले पा रहे हैं, इसको भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में शो किया जा सकता है, इसलिए वो एजुकेशन में भी अच्छा है, काम करता है एसडीआई। पर कैपिटा इनकम मेजर्ड इन यूएस डॉलर्स सो इट कैन बी कंपेयर्ड इजीली अक्रॉस ऑल कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम आप लोग जानते ही हैं, पौधा पढ़ चुके हैं, डॉलर में कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ यह बता रहा है। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे, ये हमारी आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर की। अब हम यहाँ एक पढ़ लेते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आप लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक में इसका क्या यूज है ये हम यहाँ पे समझते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, छोटा सा एक रिमेंबर करिए आप, डेवलपमेंट दैट meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ऐसा डेवलपमेंट हम करें जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के जो नीड्स हैं उनको खत्म किए बिना, खराब किए बिना हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब जैसे देखिए एक वर्डिंग कोट है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जन्मजात या हेरिटेटेड रूप से इनहेरिटेड नहीं हुआ है अपने पूर्वजों से, जो अर्थ है वो नहीं मिली है, हम लोगों के पास एक यह समझिए तो लोन है हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन का, तो इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। हम लोगों ने उनसे लिया है, हम उसे यूज कर रहे हैं, तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे बचा के रखें। अब हम इसे देख लेते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है इंडिया में, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब, वेस्टर्न यूपीज फॉर एग्रीकल्चर इज रैपिडली लोअरिंग द वाटर टेबल। पंजाब और यूपी में जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी यूपी जिसे कहते हैं, वहां पे ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है लोगों को पानी आसानी से। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम देख लेते हैं एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल्स आर लिमिटेड। जो क्रूड ऑयल है आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा चर्चा में, अभी वार चल रही थी खाड़ी देशों में, अरब कंट्रीज में, वहां से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता है, आप सभी जानते हैं, मिडिल ईस्ट रीजन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आ गया ईरान, ओमान, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, सऊदी अरबिया, ये सब जो क्षेत्र हैं मिडिल ईस्ट वाले, वहां से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि
क्रूड ऑयल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। एक बार आपने निकाला, पेट्रोल यूज किया, वो फिर आप उसे नहीं बना सकते। डीजल यूज किया, उसे आप नहीं बना सकते, खत्म हो, तो वो फिर बना नहीं सकते। At the current rate of extraction, global reserves will not run out in a few decades. जो अभी हम जिस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, जो करंट रेट है हमारा एक्सट्रैक्शन का, जिस हिसाब से हम निकाल रहे हैं, ग्लोबल रिजर्व जो है वह आने वाले कुछ दशकों में खत्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल। तो इसे भी हमें बचा के नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन को कहाँ से दे पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल के लिए रिजर्व्स कितने हैं, ये टेबल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, रीजन मिडिल ईस्ट और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएई में 2017 की डाटा है, अब तो और भी कम हो गए होंगे। 2017 में, 2024 में डाटा रिलीज किया गया था एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी की तरफ से। मिडिल ईस्ट में 836,000 मिलियन बैरल, यानी 836,000 मिलियन बैरल होता है आपको 2017 में रिजर्व थे क्रूड ऑयल के। वो कितने साल चलेंगे भाई? 70 साल। अमेरिका के पास कितना है? 69,000 मिलियन बैरल्स। वो कितने साल चलेंगे? 10.5 ईयर्स। पूरे दुनिया का मिला दिया जाए तो कितना है? 1732 1732,000 मिलियन बैरल, यानी 1732,000 मिलियन बैरल पूरी दुनिया के पास रिजर्व 2017 तक थे। वो कितने साल चलेंगे? इन जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है उस हिसाब से मात्र 47 साल, 47 ईयर्स। यानी कि क्रूड ऑयल जिस हिसाब से खर्च हो रहा है वो मात्र 47 सालों में खत्म हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हमें यह सब समझना होगा कि इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके उसे रोकें। चलिए, आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा यह चैप्टर को। अब हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, और जब हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चारों बुक्स के सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से एक पीवाईक्यू क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे आपके लिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।